एक सिंपल सा क्वेश्चन, अगर मैं आपको कहूं कि इंडिया के सबसे इंपॉर्टेंट पावर प्लांट में से एक का नाम साइबर अटैक के साथ 2 बार जुड़ चुका है, तो क्या आप बिलीव करोगे 2019 में रिपोर्ट्स आई कि कूडमकुरम पावर प्लांट के नेटवर्क में एक मालवेयर डिटेक्ट हुआ है और फिर 2026 में एक और खबर ने हाईलाइन बना दी। इस बार बात थी डेटा लीक की। सोशल मीडिया पे लोग कहने लगे इंडिया का न्यूक्लियर प्लांट हैक हो गया, अटैकर्स रिएक्टर तक पहुंच गए, अब नेशनल सिक्योरिटी खतरे में है। लेकिन क्या ये सच है? क्या किसी हैकर ने एक्चुअल न्यूक्लियर रिएक्टर को हैक कर लिया है या सिर्फ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर रिएक्टर हैक नहीं हुआ तो इतना बड़ा इशू क्या बन रहा है? इस वीडियो में हम रूमर्स नहीं, फैक्ट्स देखेंगे। हम समझेंगे कि एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर आईटी सिस्टम और रिएक्टर कंट्रोल सिस्टम कैसे काम करते हैं, 2019 में एग्जैक्टली क्या हुआ था और 2026 में कौन सा डेटा लीक हुआ है, और ये भी कि डेटा लीक और न्यूक्लियर रिएक्टर हैक में जमीन आसमान का फर्क होता है। अगर आप साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्किंग, एथिकल हैकिंग सीख रहे हो तो ये वीडियो सिर्फ एक न्यूज नहीं है, एक रियल वर्ल्ड केस स्टडी है जो हर सिक्योरिटी प्रोफेशनल को समझनी चाहिए। तो बिना किसी हाइप और मिस इन्फॉर्मेशन के चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, व्हाई कूडमकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट इज सो इंपॉर्टेंट। सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन, न्यूक्लियर पावर प्लांट एक्चुअल में है क्या, और अगर यहाँ कोई साइबर इंसिडेंट हो जाता है तो इतना बड़ा तमाशा क्यों बन जाता है? इसका आंसर समझने के लिए पहले हमें न्यूक्लियर पावर प्लांट को समझना पड़ेगा। देखो यार, जब भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की बात आती है तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस आते हैं, जैसे कोल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, सोलर फार्म्स, विंड फार्म्स और फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। इन सब का फाइनल गोल एक ही है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बनाने का मेथड बिल्कुल अलग होता है। जैसे कोल प्लांट में कोल जलता है, हाइड्रो प्लांट में पानी टरबाइंस को घुमाता है, विंड प्लांट में हवा टरबाइंस घुमाती है और न्यूक्लियर पावर प्लांट में हीट जनरेट होती है कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन के थ्रू। उस हीट से स्टीम बनती है, स्टीम टरबाइन को घुमाती है और टरबाइन जनरेटर को रोटेट करता है। सिंपल लैंग्वेज में न्यूक्लियर पावर प्लांट का काम भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना ही है, बस फ्यूल और टेक्नोलॉजी अलग अलग। अब कूडमकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट तमिलनाडु के तुलुमकुरी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ये इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर प्रोजेक्ट में से एक है। इस प्रोजेक्ट को इंडिया के न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी NPCIL ऑपरेट करती है, और इस प्रोजेक्ट ने रशिया की स्टेट न्यूक्लियर कंपनीज रोसैटम का भी टेक्निकल कोलैबोरेशन रहा है। यानी ये सिर्फ एक इंडियन प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि इंडिया रशिया स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन का भी एग्जांपल है। अब क्वेश्चन, इंडिया में और भी न्यूक्लियर प्लांट है तो कूडमकुलम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? नंबर 1, इट जनरेट मैसिव अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहला रीजन, पावर जनरेशन। इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ से भी ज्यादा है। हर साल इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड इंक्रीज हो रही है, फिर चाहे होम्स हो, हॉस्पिटल्स हो, फैक्ट्रीज हो, मेट्रो सिस्टम्स हो, डेटा सेंटर्स हो, सब इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड करते हैं। अगर लार्ज पावर प्लांट स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी ना दे तो इकोनॉमी भी इंपैक्ट हो सकती है। कूडमकुलम इंडिया के साउथ ग्रिड के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। यहाँ लाखों घर और बिजनेस इनडायरेक्टली इसी पावर ग्रिड से सप्लाई लेते हैं। फिर पॉइंट नंबर 2, इट्स पार्ट ऑफ इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी। एक और इंपॉर्टेंट टर्म है एनर्जी सिक्योरिटी। सोचिए, अगर किसी कंट्री के पास रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी सोर्स ही ना हो तो इंडस्ट्रीज बंद होने लगेंगी, हॉस्पिटल्स इफेक्ट होंगे, कंपनी सिस्टम इफेक्ट होगा और इकोनॉमी स्लो हो जाएगी। इसलिए कंट्रीज डिफरेंट एनर्जी सोर्सेज मेंटेन करती हैं। फिर वो हो गया सोलर, विंड, कोल या फिर हाइड्रो। ये डाइवर्सिफिकेशन ही एनर्जी सिक्योरिटी का इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर पॉइंट नंबर 3, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। साइबर सिक्योरिटी की लैंग्वेज में कूडमकुलम सिर्फ एक पावर प्लांट नहीं है, ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है ऐसे सिस्टम्स जिन पे कंट्री की डेली लाइफ डिपेंड होती है। एग्जाम्पल के तौर पे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, एयरपोर्ट्स, रेलवेज, ऑयल एंड गैस, बैंक्स और आपका टेलीकॉम नेटवर्क। अगर इनमें से किसी सिस्टम में मेजर डिसरप्शन आ गया तो सिर्फ एक कंपनी नहीं, पूरा रीजन इफेक्ट हो सकता है। मूवीज में हमें सिर्फ रिएक्टर दिखाए जाते हैं, रियलिटी में न्यूक्लियर पावर प्लांट कंप्लीट इकोसिस्टम होता है। इसमें इंक्लूड होता है रिएक्टर बिल्डिंग, टरबाइंस, कूलिंग सिस्टम्स, पावर डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट्स, सेफ्टी सिस्टम्स, फिजिकल सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस, इंजीनियरिंग टीम, IT इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, एक हाईली इंजीनियर्ड इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम है। आज के मॉडर्न पावर प्लांट सिर्फ मशीन से ऑपरेट नहीं होते, टेक्नोलॉजी उनकी बैकबोन होती है। यही वजह है कि साइबर सिक्योरिटी न्यूक्लियर इंडस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट हो चुकी है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अटैकर्स न्यूक्लियर फैसिलिटी में इंटरेस्ट ही क्यों लेते हैं? क्या उनका ऑब्जेक्टिव हमेशा रिएक्टर हैक करना होता है? जरूरी नहीं, साइबर अटैकर्स के मोटिव अलग अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एस्पोनियाज, सेंसिटिव इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, या इंटेलिजेंस गैदरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन समझना, या सप्लाई चेन टारगेटिंग, वेंडर और कॉन्ट्रैक्टर को कॉम्प्रोमाइज करना, या डिसरप्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स या बिजनेस ऑपरेशंस को अफेक्ट करना। हर साइबर अटैक का गोल रिएक्टर एक्सप्लोड करना नहीं होता, कई बार ऑब्जेक्टिव सिर्फ इंफॉर्मेशन स्टील करना होता है। अब चाहे इंसिडेंट
छोटा हो या फिर बड़ा, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में साइबर इंसिडेंट को लाइटली नहीं लिया जाता, क्योंकि ट्रस्ट भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर पब्लिक को लगा कि इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इनसिक्योर है तो कंसर्न नेचुरली इंक्रीज हो जाएगा, और इसीलिए गवर्नमेंट और ऑपरेटर्स हर साइबर इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन सीरियसली करते हैं। जब भी किसी न्यूक्लियर फैसिलिटी का नाम साइबर अटैक के साथ आता है, सोशल मीडिया पे इंस्टेंटली हाईलाइन बन जाती है, लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल नहीं होती। साइबर सिक्योरिटी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है एडमिनिस्ट्रेटिव IT सिस्टम्स और ऑपरेशनल रिएक्टर कंट्रोल सिस्टम के बीच, और इसी डिफरेंस को ना समझने की वजह से सबसे ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होती है। सेक्शन 2, हाउ न्यूक्लियर पावर प्लांट ITs एंड OT सिस्टम वर्क्स। अब तक हमने समझ लिया कि कोडम पावर प्लांट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, लेकिन अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, अगर किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट में साइबर अटैक हो जाए तो क्या अटैकर सीधा रिएक्टर का कंट्रोल ले सकता है, या फिर ये सिर्फ मूवीज में ही पॉसिबल है? इस क्वेश्चन का आंसर समझने के लिए हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, IT और OT सिस्टम। और बिलीव मी, इस डिफरेंट को ना समझने की वजह से सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैल जाता है। इमेजिन करो एक बहुत बड़ी कंपनी, उस कंपनी में 2 अलग अलग डिपार्टमेंट है। पहला डिपार्टमेंट ऑफिस स्टाफ और दूसरा डिपार्टमेंट फैक्ट्री फ्लोर। दोनों एक ही कंपनी का पार्ट है, लेकिन दोनों का काम कंप्लीटली डिफरेंट। ऑफिस में लोग ईमेल्स भेज रहे हैं, एक्सेल शीट बना रहे हैं, मीटिंग चल रही है, HR पेरोल मैनेज कर रहा है। दूसरी तरफ फैक्ट्री फ्लोर पे मशीनें चल रही हैं, रोबोटिक आर्म्स काम कर रहे हैं, सेंसर्स कंटिन्यूअसली रीडिंग्स भेज रहे हैं और प्रोडक्शन लाइन ऑपरेट हो रही है। अगर ऑफिस का वाईफाई बंद हो जाए तो एम्प्लॉय ईमेल नहीं भेज पाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फैक्ट्री की मशीनें ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगी। एग्जैक्टली इसी तरह एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी जनरली 2 एनवायरनमेंट होते हैं, एक IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एक OT ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी, और इन दोनों का पर्पस कंप्लीटली अलग होता है। सबसे पहले बात करते हैं IT सिस्टम्स की। ये वही सिस्टम्स होते हैं जो लगभग हर कंपनी यूज करती है। एग्जांपल के तौर पे एम्प्लॉय का सिस्टम्स, ऑफिस लैपटॉप्स, ईमेल सर्वर्स, ERP सर्वर्स, HR सॉफ्टवेयर्स। इन सिंपल वर्ड्स, IT का काम इंफॉर्मेशन को मैनेज करना है। डॉक्यूमेंट्स, ईमेल, रिपोर्ट्स, ये सब IT इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। IT इंफ्रास्ट्रक्चर जनरली आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड होता है। वेंडर डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट डाउनलोड्स हो रहे हैं, क्लाउड सर्विसेज एक्सेस हो रही हैं, इसलिए IT सिस्टम साइबर अटैक का कॉमन टारगेट बन जाता है। एग्जांपल के तौर पे फिशिंग ईमेल्स, रैनसमवेयर, मालवेयर, क्रेडेंशियल थेफ्ट, डेटा ब्रीचेस, ये वही अटैक है जो किसी भी कॉर्पोरेट ऑफिस में हो सकते हैं। अब आते हैं OT सिस्टम पे, और यही न्यूक्लियर पावर प्लांट का हार्ट है। ऑपरेशन टेक्नोलॉजी का पर्पस होता है फिजिकल मशीन को मॉनिटर और कंट्रोल करना। यहाँ डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, यहाँ मिली सेकेंड इंपॉर्टेंट होता है। OT सिस्टम कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते हैं टेम्परेचर्स, प्रेशर, वाटर फ्लो, स्टीम लेवल्स, टरबाइन स्पीड, पंप स्टेटस, वाल्व पोजीशन, रेडिएशन मॉनिटरिंग, कूलिंग सिस्टम्स, और अगर किसी सेंसर की वैल्यू अब नॉर्मल हो जाए तो ऑटोमेटेड सेफ्टी सिस्टम्स इमीडिएटली रिस्पॉन्ड दे सकते हैं। यानी OT का काम ईमेल भेजना नहीं, मशीन को सेफली चलाना होता है। अब एक और टर्म आता है, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स, या शॉर्ट में ICS। ये नाम आपने साइबर अटैक्स रिपोर्ट्स में बहुत बार सुना होगा। इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम एक कंप्लीट इकोसिस्टम होता है। इसमें इंक्लूड हो सकते हैं सेंसर्स, कंट्रोलर्स, PLCs, ह्यूमन मशीन इंटरफेस, इंजीनियरिंग वर्कस्टेशंस, इंडस्ट्रियल स्विचेस, मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर और सेफ्टी सिस्टम्स। ये सब मिलकर कंटिन्यूअसली प्लांट की कंडीशन मॉनिटर करते हैं और ऑपरेशंस को रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। एग्जांपल के तौर पे सपोज रिएक्टर कूलिंग सिस्टम में प्रेशर सडनली इंक्रीज हो जाता है, सेंसर इमीडिएटली रीडिंग डिटेक्ट करेगा, कंट्रोलर उस डेटा को प्रोसेस करेगा और प्री डिफाइंड सेफ्टी लॉजिक अकॉर्डिंगली एक्टिवेट हो जाएगा। यानी इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम का प्राइमरी फोकस होता है सेफ्टी और रिलायबल प्लांट ऑपरेशन। अब ICS के अंदर एक और पॉपुलर कॉन्सेप्ट आता है, SCADA, सुपरवाइजरी कंट्रोल और डेटा फ्यूजन। बेसिकली एक मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है। ये ऑपरेशंस को रियल टाइम इंफॉर्मेशन देता है, वही टेम्परेचर, वोल्टेज, प्रेशर, इक्विपमेंट स्टेटस, अलर्ट्स। यानी ऑपरेशन एक स्क्रीन में पूरे प्लांट का हेल्थ डैशबोर्ड देख सकता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट साइबर सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट, नेटवर्क सेगमेंटेशन। इमेजिन करो एक शॉपिंग मॉल है, उसमें पब्लिक एरिया है, स्टाफ एरिया है, कैश रूम्स अलग हैं, वॉल्ट्स अलग हैं, हर जगह हर इंसान नहीं जा सकता। एग्जैक्टली इसी तरह लार्ज ऑर्गेनाइजेशन भी अपने नेटवर्क को अलग अलग जोन्स में डिवाइड करती है। एग्जांपल के तौर पे ऑफिस नेटवर्क, फिर इंजीनियरिंग नेटवर्क, फिर ऑपरेशनल नेटवर्क, एक सेफ्टी नेटवर्क, गेस्ट नेटवर्क। हर नेटवर्क के बीच स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी कंट्रोल होते हैं ताकि अगर एक नेटवर्क में प्रॉब्लम आए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली कॉम्प्रोमाइज ना हो। अब एक और फेमस वर्ड, एयर गैप। सोशल मीडिया पे लोग बोल देते हैं न्यूक्लियर प्लांट एयर गैप्ड है, इसलिए हाईजैक ही नहीं हो सकता। रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। एयर गैप का बेसिक मेथड होता है एक सिस्टम का पब्लिक इंटरनेट से डायरेक्ट कम्युनिकेशन ना होना या उसका फिजिकली आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में ऑपरेट होना। सिंपल एग्जांपल, आपके घर में 2 लैपटॉप है, एक लैपटॉप वाईफाई से कनेक्टेड है, दूसरा लैपटॉप
लैपटॉप कभी इंटरनेट से कनेक्ट ही नहीं होता। ये सेकंड लैपटॉप रिलेटिवली आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में है। इसी कॉन्सेप्ट को इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट में और भी कंट्रोल तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। एयर गैप सिक्योरिटी को इंप्रूव करता है, लेकिन ये मैजिक शील्ड नहीं होता। ये सुन के शायद आप सरप्राइज हो जाओगे, लेकिन हिस्ट्री में कुछ फेमस साइबर इंसिडेंट्स ने दिखाया है कि आइसोलेटेड सिस्टम भी इनडायरेक्टली टारगेट किए जा सकते हैं। पाथवे लाइक इन्फेक्टेड यूएसबी ड्राइव्स, कॉम्प्रोमाइज्ड वेंडर डिवाइसेस, मलेशियस सॉफ्टवेयर अपडेट्स, इनसाइडर थ्रेट्स और मिसकॉन्फ़िगरेशन। इसलिए साइबर सिक्योरिटी सिर्फ एयर गैप पे डिपेंड नहीं करती, मल्टीपल लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी की जाती है। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं डिफेंस इन डेप्थ। अब वही क्वेश्चन जो हर किसी के दिमाग में होता है, क्या कोई हैकर घर बैठे इंटरनेट के थ्रू न्यूक्लियर रिएक्टर को कंट्रोल कर सकता है? रियलिटी इतनी सिंपल नहीं होती। इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स मल्टीपल टेक्निकल, ऑपरेशनल और फिजिकल सिक्योरिटी लेयर के साथ डिजाइन किए जाते हैं, और पब्लिक रिपोर्ट में ऐसे किसी क्लेम को सपोर्ट करने वाले फैक्ट नहीं मिले कि कुडमकुलम के रिएक्टर कंट्रोल सिस्टम को इंटरनेट के थ्रू रिमोटली कॉम्प्रोमाइज किया गया हो। इसी वजह से जब भी कोई साइबर इंसिडेंट रिपोर्ट होती है, सबसे पहले एक्सपर्ट्स ये देखते हैं कि इंसिडेंट किस एनवायरनमेंट में हुआ है, आईटी या ऊटी या किसी कंट्रोलर के सिस्टम में। और ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेक्शन 3, फ्रॉम मालवेयर टू डेटा लीक, व्हाट रियली हैपेंड एट कुडमकुलम। अब तक हमने समझ लिया कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में आईटी और ओटी सिस्टम अलग अलग होते हैं, और इसी वजह से हर साइबर इंसिडेंट का मतलब रिएक्टर हैक नहीं होता। अब चलिए रियल टाइमलाइन देखते हैं, क्योंकि कुडमकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट का नाम दो अलग साइबर इंसिडेंट्स के साथ जुड़ा हुआ है, एक 2019 में और दूसरा अभी 2026 में। दोनों इंसिडेंट अलग थे, अटैक का नेचर अलग था और इम्पैक्ट भी अलग था, लेकिन सोशल मीडिया ने दोनों को मिक्स करके एक अलग ही स्टोरी बना दी। तो आइए फैक्ट्स देखते हैं। चलिए चलते हैं अक्टूबर 2019 की तरफ। उस टाइम सोशल मीडिया पे एक शॉकिंग क्लेम वायरल हुआ, इंडियाज न्यूक्लियर पावर प्लांट हैज बीन हैक्ड। न्यूज चैनल, ट्विटर, फेसबुक, हर जगह एक ही डिस्कशन चल रहा था, क्या इंडिया का न्यूक्लियर रिएक्टर कॉम्प्रोमाइज हो गया? शुरुआत में कंफ्यूजन इतना ज्यादा था कि लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि सच क्या है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि कुडमकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के एडमिनिस्ट्रेटिव आईटी नेटवर्क से कनेक्टेड एक सिस्टम पे मालवेयर डिटेक्ट हुआ था। सिक्योरिटी रिसर्चर्स ने इस मालवेयर को डी ट्रैक फैमिली से एसोसिएट किया, और उस समय मल्टीपल साइबर सिक्योरिटी फर्म्स ने कोरियन लिंक्ड लेजारियस ग्रुप से एट्रीब्यूट किया। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेजारियस ग्रुप क्या है? पब्लिक रिपोर्ट्स में इस ग्रुप को मल्टीपल हाई प्रोफाइल साइबर एस्पोनियाज और फाइनेंशियल मोटिवेटेड कैंपेन के साथ लिंक किया, इसीलिए जब उसका नाम कुडमकुलम के साथ आया तो नेचुरली कंसर्न बढ़ गया। अब मालवेयर का नाम सुनते ही लोग सोचते हैं बस अब तो रिएक्टर हैक, लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल नहीं होती। पब्लिक एनालिसिस के अकॉर्डिंग डी ट्रैक मालवेयर का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना था। ये इन्फेक्टेड कंप्यूटर से अलग अलग सिस्टम की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता था, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम इंफॉर्मेशन, रनिंग प्रोसेसेस, नेटवर्क इंफॉर्मेशन, यूजर डिटेल्स, कनेक्टेड डिवाइस, एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन। यानी ये एक इंफॉर्मेशन गैदरिंग मालवेयर था। इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये नहीं था कि रिएक्टर कोर कॉम्प्रोमाइज हो गया। इंसिडेंट के बाद न्यूक्लियर पावर कमीशन ऑफ इंडिया यानी NPCIL ने ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन दी। NPCIL ने कहा कि मालवेयर एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क में डिटेक्ट हुआ था और रिएक्टर कंट्रोल सिस्टम और ऑपरेशनल प्लांट सिस्टम्स अफेक्टेड नहीं थे। उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया कि ऑपरेशनल सिस्टम और क्रिटिकल प्लांट कंट्रोल अलग आर्किटेक्चर में ऑपरेट करते हैं। ये वही डिफरेंस था जो हमने पिछले सेक्शन में देखा, आईटी और ओटी। 2019 इंसिडेंट ने दुनिया को एक नया लेसन दिया। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक का मतलब हमेशा रिएक्टर एक्सप्लोजन नहीं होता। कभी कभी अटैकर्स का ऑब्जेक्टिव होता है इंफॉर्मेशन गैदर करना, नेटवर्क मैपिंग करना, एडमिनिस्ट्रेटिव क्रेडेंशियल कलेक्ट करना, फ्यूचर ऑपरेशन को अंडरस्टैंड करना, और इसी प्रोसेस को साइबर सिक्योरिटी लैंग्वेज में रिकॉनिसेंस कहते हैं। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2026 पे। लोगों को लगता है 2019 के बाद स्टोरी खत्म, लेकिन 2016 में कुडमकुलम एक और बार हाईलाइन मिलाया, और इस बार रीजन था डेटा ब्रीच। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, इस बार इंसिडेंट डायरेक्टली रिएक्टर ऑपरेटर के सिस्टम से स्टार्ट नहीं हुआ। जुलाई 2026 में रैनसमवेयर ग्रुप वर्ल्ड लीक्स ने डार्क वेब पर एक लार्ज कलेक्शन ऑफ फाइल्स पब्लिश करने का क्लेम किया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये फाइल्स रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर से लिंक बताई गई, जो कुडमकुलम प्रोजेक्ट के कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क और यूनिट 3 और यूनिट 4 से रिलेटेड थे। अटैकर्स ने क्लेम किया कि उनके पास प्रोजेक्ट से रिलेटेड बहुत सारा डेटा है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पब्लिकली पोस्टेड डेटा में लगभग 19,000 फाइल्स आइडेंटिफाई की गई हैं, जो एक लार्ज लीक डेटा का पार्ट बताया गया। रिपोर्टर्स के अकॉर्डिंग लीक्ड फाइल्स में इंजीनियरिंग ब्लूप्रिंट्स, सप्लाई लिस्ट, वेंडर इंफॉर्मेशन, इंस्पेक्शन रिकॉर्ड्स, इक्विपमेंट रिव्यू डॉक्यूमेंट्स, मीटिंग रिकॉर्ड्स, इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स और प्रोजेक्ट रिलेटेड टेक्निकल फाइल्स थे। ध्यान देने वाली बात, ये रिपोर्ट्स प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट के रूप में डिस्क्राइब की गई थी, न कि रिएक्टर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। पब्लिक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने एक्नॉलेज किया है कि थर्ड पार्टी होस्टिंग सर्वर पे
पार्शियल डेटा ब्रीच हुआ था, यानी इंसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर इकोसिस्टम से लिंक्ड था। यानी एक बहुत इंपॉर्टेंट साइबर सिक्योरिटी लेसन है। आज अटैक सिर्फ टारगेट कंपनी पे नहीं होता, अटैकर्स कई बार वेंडर, सप्लायर, थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स को टारगेट करते हैं। इसे कहते हैं सप्लाई चेन अटैक। इंसिडेंट के बाद एनपीसीआईएल ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज किया। एनपीसीआईएल ने क्लेम किया कि पब्लिक डोमेन में जो इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट हो रही थी वो कॉमन सर्विस फैक्ट्री या कन्वेंशनल बालकनी ऑफ प्लांट से रिलेटेड थे और न्यूक्लियर सेफ्टी और न्यूक्लियर सिक्योरिटी सिस्टम कॉम्प्रोमाइज नहीं हुए। यानी ऑफिशियल पोजीशन क्लियर थी। डेटा लीक के क्लेम की इन्वेस्टिगेशन हुई, लेकिन रिएक्टर सेफ्टी सिस्टम्स के कॉम्प्रोमाइज होने की पुष्टि नहीं की गई। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है, अगर रिएक्टर हैक नहीं हुआ तो फिर इतनी बड़ी न्यूज क्या बन रही है? आंसर सिंपल है, साइबर सिक्योरिटी में इंफॉर्मेशन भी एसेट होती है। इमेजिन करो किसी अटैकर के पास किसी इंडस्ट्री का ब्लूप्रिंट है, क्या उसका मतलब बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो गई? नहीं, लेकिन ब्लूप्रिंट फ्यूचर प्लानिंग में हेल्प कर सकता है। इसी तरह सप्लायर इंफॉर्मेशन, इंजीनियरिंग डायग्राम्स, पैक्शन रिकॉर्ड्स और कंट्रोलर इकोसिस्टम की डिटेल्स फ्यूचर टारगेट अटैक के लिए वैल्यूएबल हो सकती है। इसलिए एक्सपर्ट्स ने इस इंसिडेंट को लाइटली नहीं लिया। तो 2019 और 2026 दोनों इंसिडेंट को अगर कंपेयर करें तो 2019 में एडमिनिस्ट्रेटिव आईटी नेटवर्क में डी ट्रैक मालवेयर डिटेक्ट हुआ था। लिजार्डियस ग्रुप का नाम सामने आया। एनपीसीआईएल ने कहा रिएक्टर कंट्रोल सिस्टम्स अफेक्ट नहीं हुए। फिर 2026 में कॉन्ट्रैक्टर इकोसिस्टम से लिंक्ड एलिजेड डेटा लीक सामने आया। वर्ल्ड लीक ने प्रोजेक्ट रिलेटेड फाइल्स पब्लिश करने का क्लेम किया। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने पार्शियल ब्रीच एक्नॉलेज की। एनपीसीआईएल ने क्लैरिफाई किया कि न्यूक्लियर सेफ्टी और रिएक्टर कंट्रोल सिस्टम कॉम्प्रोमाइज नहीं हुए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, दोनों इंसिडेंट सीरियस थे, लेकिन दोनों का मतलब ये नहीं कि न्यूक्लियर रिएक्टर हैक हो गया। और इसी डिफरेंस को समझना ही स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन फॉर साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट्स। अगर आप साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट हो तो इस इंसिडेंट से सबसे बड़ी लर्निंग क्या है? लर्निंग ये है, हर साइबर इंसिडेंट का ऑब्जेक्टिव रैंसमवेयर चलाना या फिर वेबसाइट हैक करना नहीं होता। कभी कभी अटैकर्स सिर्फ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और वही इन्फॉर्मेशन फ्यूचर अटैक की फाउंडेशन बनता है। इसलिए मॉडर्न साइबर सिक्योरिटी में सिर्फ मालवेयर डिटेक्शन इनफ नहीं है। ऑर्गेनाइजेशंस को इक्वली फोकस करना पड़ेगा। वेंडर रिस्क मैनेजमेंट, थर्ड पार्टी सिक्योरिटी, एम्प्लॉय अवेयरनेस, एक्सेस कंट्रोल, डेटा क्लैरिफिकेशन, थ्रेट इंटेलिजेंस और कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग पे और सप्लाई चेन सिक्योरिटी पे भी। तो इस पूरे केस स्टडी से सबसे बड़ी लर्निंग क्या मिलती है? सबसे पहली बात, हर साइबर इंसिडेंट का मतलब रिएक्टर हैक नहीं होता। 2019 का मालवेयर इंसिडेंट और 2026 का डेटा लीक दोनों सीरियस साइबर सिक्योरिटी इवेंट है, लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग रिएक्टर कंट्रोल सिस्टम और न्यूक्लियर सेफ्टी सिस्टम दोनों कॉम्प्रोमाइज नहीं हुए। इसलिए फैक्ट्स और सोशल मीडिया रूमर्स का डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया जैसे रैपिड ग्रोइंग डिजिटल नेशन के लिए क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सिक्योरिटी सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बल्कि वेंडर, कॉन्ट्रैक्टर्स, टेक्नोलॉजी पार्टनर्स, एम्प्लॉयज सबकी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज एक अटैकर सिर्फ सर्वर को टारगेट नहीं करता, वो पूरे इकोसिस्टम को टारगेट करता है। और अगर आप साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट हो तो इस केस स्टडी से 3 इंपॉर्टेंट लेसन याद रखो। साइबर सिक्योरिटी में असम्पशन नहीं, एविडेंस मैटर करता है। स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी सिर्फ फायरवॉल से नहीं, मल्टीपल लेयर्स ऑफ डिफेंस से आती है। और मॉडर्न अटैक को समझने के लिए नेटवर्किंग, लिनक्स, थ्रेड इंटेलिजेंस और सप्लाई चेन जैसे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। रिमेंबर, साइबर सिक्योरिटी का अल्टीमेट गोल सिस्टम को हैक करना नहीं, उन्हें सिक्योर रखना है। अगर आपको ये रियल वर्ल्ड की स्टडी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बाकी मैं मिलता हूँ ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।